पश्चिम बंगाल में पहले चरण से शुरू हुआ हिंसा का दौर छठे चरण में भी आज जारी रहा। आज बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए और करीब सभी जगहों पर हिंसा और हंगामा नजर आया। मारपीट और हंगामे की सबसे भयंकर तस्वीरें झारग्राम से सामने आई। यहां बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडो पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में प्रणत टूडो घायल हो गए और उनके सुरक्षाकर्मी को भी गंभीर चोट आई। इस हमले के बाद प्रणत और उनके समर्थकों ने भागकर अपनी जान बचाई। अगर हम लोग वहाँ मर्डर ही हो जाता, अगर हम लोग के पास सीआईएसएफ का जवान नहीं होता। वहीं ईस्ट मिदनापुर में भी वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ। यहां टीएमसी समर्थक सीआरपीएफ जवान से हाथापाई करते नजर आए। बताया गया कि सीआरपीएफ जवान किसी बाइक पर बैठकर जा रहे थे, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने ये कहते हुए उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। इसी तरह नंदीग्राम में भी भयंकर बवाल हुआ और वोट डालने जा रहे 7 लोगों को टीएमसी समर्थकों ने बुरी तरह पीट दिया। बीजेपी इतना हिंसा कर रहा है, बीजेपी का लोग हॉस्पिटल में। वहीं मिदनापुर में बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल को भी विरोध झेलना पड़ा और जब वो मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंची तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। उधर मिदनापुर की घाटल लोकसभा सीट पर भी भारी हंगामा हुआ। घाटल से बीजेपी के उम्मीदवार हिरणमय चैटर्जी जब वोटिंग का हाल जानने निकले तो उन पर हमले की कोशिश की गई, जिसकी भयंकर तस्वीरें मिदनापुर के केशपुर से सामने आई। यहां मतदान केंद्रों के निरीक्षण को निकले बीजेपी प्रत्याशी हिरणमय चैटर्जी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उनका काफिला वहां से आगे न बढ़ पाए, इसीलिए सड़क पर आगजनी शुरू कर दी। वहीं मतदान शुरू होने से पहले भी केशवपुर में बवाल और हंगामा हुआ। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया। मैंने डीआईजी ना क्या नाम है, स्टैंजिन साकिया ना क्या नाम है उनको फोन किया, उसने मुझे उल्टा गाली दे दिया, बोला ये मेरा काम नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल के झालदा क्षेत्र में पुरुलिया से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो के साथ टीएमसी समर्थकों ने धक्का मुक्की की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। वहीं बंगाल में कई जगह ईवीएम की वजह से भी तनाव और मारपीट की नौबत आ गई है। बांकुरा लोकसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्रों पर बीजेपी के टैग वाली ईवीएम मशीनें मिली और टीएमसी ने आरोप लगाया कि बांकुरा के रघुनाथपुर में 5 ईवीएम मशीनें ऐसी मिली जिन पर पहले से बीजेपी का टैग लगा था। जैसे ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये ईवीएम मशीनें देखी, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। टीएमसी ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया और ईवीएम मशीनों की फोटो खींचकर चुनाव आयोग को टैग कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद इस मामले में चुनाव आयोग का भी बयान सामने आया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ईवीएम वीवीपैट मशीनों की कमीशनिंग हो रही थी, तब वहां केवल बीजेपी उम्मीदवार के प्रतिनिधि मौजूद थे, इसीलिए वीवीपैट चालू करने के दौरान सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए। तो छठे चरण में यूपी के पूर्वांचल की कई सीटों पर आज मतदान हुआ, जिनमें प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़ और भदोही की सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, जिसमें 52 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। यही वजह रही कि सुबह से ही वहां दिग्गज भी वोट डालते नजर आए। प्रतापगढ़ के लालगंज पोलिंग बूथ पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। धर्मेंद्र जी जीतेंगे और निरहुआ चुनाव हारेंगे, उसका कारण है कि कुछ किए नहीं निरहुआ ने। वहीं आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने भी एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र की हार का दावा किया। जब इसी आजमगढ़ से हार के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आजमगढ़ के यादव, पूर्वांचल के यादव अपने दम पे जीत के और सदन जा सकते हैं। उधर जौनपुर सीट से लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह ने कमल खिलने का दावा किया। अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी मिलता दिखाई पड़ रहा है। उससे लगता है कि मतदान जो है, मतदाता जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह ने इस दौरान एसपी पर चुनाव का मजाक उड़ाने का आरोप भी लगाया। और ऐसा पहली बार है जब पूर्वांचल के प्रयागराज, फूलपुर और जौनपुर में माफिया मुक्त चुनाव हुए हों। मुख्तार अंसारी, अतीक और अशरफ अहमद के मारे जाने के बाद दूसरे माफिया भी इस बार चुनाव से दूर रहे, जिससे लोगों में डर का माहौल नहीं दिखा। माफिया अतीक अहमद के जबरन कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर भी लोगों के लिए घर बना दिए गए, जिससे लोग काफी खुश नजर आए। ये जमीन जो है अतीक अशरफ ने कब्जा की थी, उसके बाद गरीबों के लिए सरकार ने ये जमीन जो है मकान बनवाया। इससे पहले जो चुनाव होते थे उसमें अतीक अशरफ का कितना दबदबा आप लोग देखते थे? हाँ, बहुत दबदबा था, आगे कोई आता ही नहीं था, उनके दबदबा से कोई आगे नहीं बढ़ता था।
इस बीच जौनपुर सीट से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने भी अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। धनंजय सिंह 1 मई को जेल से जमानत पर बाहर आए थे और उसके बाद से वो खुलकर बीजेपी का समर्थन करते दिखे। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ से प्रत्याशी हैं श्री कृपा शंकर सिंह जी, चल रहे उनको वोट करेंगे, वोट कराएंगे जितने लोग हैं हमारे। बताया गया कि धनंजय सिंह जौनपुर सीट से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन बीएसपी से टिकट नहीं मिलने से वो नाराज हो गए और बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। बिहार में रैलियां करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भी आज मतदान हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर के वोटिंग में हिस्सा लिया। बीजेपी की बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी समेत तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आज चिलचिलाती धूप के बावजूद दिल्ली के मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग वोट के लिए निकले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मतदाताओं की कतार में लगी और राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं गांधी परिवार ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ मतदान के लिए पहुंचे, तो वहीं प्रियंका गांधी और उनके बच्चों ने भी मतदान किया। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी दिल्ली पहुंचे और वोट डाला। वहीं बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज ने भी मतदान किया। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर दिल्ली में मतदान को लेकर के आम आदमी पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई। मंत्री आतिशी ने दिल्ली में INDIA गठबंधन के मजबूत पैठ वाले इलाकों में वोटिंग धीमी कराने की साजिश का आरोप लगाया। हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को LG साहब ने मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए। तो वहीं उपराज्यपाल VK सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि आदत ही बना ली है आपने तो ए केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इस मामले में दखल की मांग उठाई। और लोकसभा चुनाव पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी नजर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वोटिंग के बाद अपनी तस्वीर शेयर की, तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने रिएक्ट किया, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने चौधरी फवाद हुसैन की क्लास लगा दी। दरअसल केजरीवाल ने मतदान के बाद पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। केजरीवाल की पोस्ट को फवाद हुसैन ने रीपोस्ट करते हुए अपना ज्ञान दिया और उन्होंने लिखा कि शांति, सद्भाव, नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करने के लिए मतदान। जिसके बाद केजरीवाल ने चौधरी फवाद हुसैन को करारा जवाब दिया। केजरीवाल ने लिखा कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, आप अपने देश को संभालिए। इधर इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर हमला किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मुद्दे पर केजरीवाल से सवाल पूछा। मैं केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में पहले 5 चरण के चुनाव हुए, कभी किसी का ट्वीट नहीं आया। आज दिल्ली के चुनावों में क्यों आया? सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि अरविंद केजरीवाल की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है, जो उन्हें थपथपाता है, उनको मदद करता है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर भी वोट डाले गए। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और मतदान किया। इस दौरान अनंतनाग राजौरी सीट से PDP उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में धरने पर बैठ गई। उन्होंने PDP कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंट्स को वोट देने से रोकने का आरोप लगाया। हालांकि काफी देर बाद महबूबा ने धरना खत्म किया और वोट डाला। जिस तरह उनको थानों में बंद किया जाता है, जिस तरह मशीनें कई जगह खराब हो रही है, जिस तरह स्लो पोलिंग की जा रही है, इसका मतलब है कि आप 87 की तरह इलेक्शन की रिगिंग की तैयारी कर रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने भी सीधे सीधे उपराज्यपाल को कटघरे में खड़ा किया।
एलजी साहब मस्ट आंसर। उनने कहा था कि वो यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है? अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम समेत तमाम इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने वोट किया। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर के लिए प्रचार चरम पर है। इस दौरान मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। बिहार पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर के निशाना साधा। पाटलिपुत्र में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर INDIA गठबंधन को आड़े हाथ लिया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सबका आरक्षण खत्म कर देंगे। वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये सब उनका इरादे हैं। इधर आरक्षण पर सियासत और तल्ख हो चुकी है। मुस्लिम आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान पर विपक्षी दलों ने हमला बोला। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा अब उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। वहीं कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी प्रचार करके थक चुके हैं, अब उन्हें आराम की जरूरत है। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पर, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री की पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो OBC और SC का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करके कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में रोड शो किया। ये पहला मौका था जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव एक साथ रोड शो में शामिल हुई। दोनों ने 4 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए 2 विधानसभा क्षेत्र और सामाजिक जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। प्रियंका डिंपल के रोड शो में अच्छी खासी भीड़ देखी गई है। मानस मंदिर से संत रविदास मंदिर तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समर्थकों का हुजूम दिखा। इस दौरान दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के लिए वोट की अपील भी की। दोनों का ये रोड शो उन जगहों से निकला जहां OBC और SC ST समाज के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। छठे चरण के मतदान के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण में होने वाले मतदान के लिए धुआंधार रैलियां की। चूंकि 7वें चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इसीलिए पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बक्सर, पाटलिपुत्र और काराकाट में चुनावी रैली करते हुए कांग्रेस और RJD पर जमकर निशाना साधा। काराकाट में रैली करते हुए पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि जिन्होंने नौकरी के बदले लोगों की जमीन हड़पी है वो जेल जाने की तैयारी कर ले। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। चूंकि RJD नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ये दावे कर रहे हैं कि सरकार बदल रही है, इसीलिए पीएम मोदी ने बक्सर में रैली करते हुए तेजस्वी, अखिलेश और राहुल को जवाब दिया। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत, जमानत अमानत उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऊना में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिमला के रोहडू में जनसभा की।
और इस दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी जहां भी जाते हैं कांग्रेस को गाली देते हैं और इसकी वजह ये है कि वो कांग्रेस, राहुल और सोनिया गांधी से डरते हैं। कांग्रेस को डरते हैं, राहुल जी को डरते हैं, सोनिया जी को डरते हैं, हमारे पार्टी को डरते हैं, इसीलिए हमारी टीका करते फिरते। शिमला के रोडू में जनसभा को संबोधित करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों को भड़काने और गुमराह करने का आरोप लगाया। स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कास्ट में झगड़ा लगाने की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर एनडीए के 400 सीट जीतने का दावा किया। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलेगी। इस 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना भाइयों बहनों। हमारा तो 400 पार हो रहा है, राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं। 40 लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार और गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में रैली की। दोनों ने पाकिस्तान और पीओके को लेकर के इंडिया गठबंधन पर जमकर के हमला बोला। काराकाट में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि आईएनडीआईए गठबंधन ने अनुच्छेद 370 को लेकर देश को डराने का काम किया और अब पाकिस्तान के परमाणु बम के नाम से डराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, डरो, डरा रहे हैं। खुद में मसाला खाली हो गया तो उधर का मसाला दिखाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के आतंकी जब चाहे भारत पर हमला करके चले जाते थे, ये डरपोक लोगों के कारण। मोदी इनकी तरह डरता नहीं है। मोदी ने सेना को कहा, जाओ घर में घुस करके मारो। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना में गृह मंत्री अमित शाह ने भी पाकिस्तान के परमाणु बम वाले मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा और एक बार फिर पीओके को भारत में मिलाने की बात कही। राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं। मैं आज मां चिंतपूर्णी की भूमि पर डंके की चोट पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। बेमतारा के बोरसी गांव में बारूद फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट इतना जोरदार था कि धमाके के बाद वहां 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त फैक्ट्री में करीब 25 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से कईयों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। गड्ढा भी हो गया है, डबल मंजिल का बिल्डिंग था वो सर, पूरा बिल्डिंग डबल था, वो पूरा ब्लास्ट हो गया। कितना सब बच्चे, 10 से 15 लोग। वहीं धमाके के बाद से ही बारूद फैक्ट्री से लगातार पीले केमिकल का रिसाव हो रहा है, जिसके बाद आसपास के गांव के लोग भी दहशत में हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। बारूद फैक्ट्री में धमाका क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। अभी ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि किन कारणों से ब्लास्ट हुआ है, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही वो चीजें समझ में आएंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने बेमतारा हादसे पर शोक जताया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय बेमतारा में राहत बचाव कार्यों की भी निगरानी कर रहा है। ताइवान को चारों तरफ से घेरकर युद्ध अभ्यास कर रहा है चीन। साल 2060 तक कई मोर्चों पर जंग छेड़ने वाला है चीन। 1-2 नहीं बल्कि 6 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। दरअसल शी जिनपिंग चीन का विस्तार करने और दूसरे देशों की जमीन हड़पना चाहते हैं और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए वो 1840 में लड़े गए अफीम युद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं, जिसके तहत उनका लक्ष्य है साल 2025 तक ताइवान पर कब्जा करना, साल 2030 तक वियतनाम और फिलीपींस पर कब्जा करना, साल 2040 तक भारत से अरुणाचल प्रदेश छीनना।
साल 2045 तक जापान से उसके कब्जे वाले सेनकाकू और रिक्यू द्वीपों को अपने कब्जे में लेना। जापान के बाद चीन का इरादा साल 2050 तक मंगोलिया पर कब्जा करना है और साल 2060 तक रूस के 16 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करना, जिसे चीन अपनी जमीन मानता है। ताइवान के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर उसे चारों तरफ से घेर कर शी जिनपिंग ने अपने मिशन 2060 का आगाज कर दिया है। लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि अगर सभी देश एकजुट हो गए तो उनका ये मिशन धरा का धरा रह जाएगा। आजकल किसी को कहीं जाना होता है तो वो बिना किसी से रास्ता पूछे फट से अपने मोबाइल में गूगल मैप खोल लेता है। लेकिन गूगल मैप्स ने केरल में कुछ लोगों को गलत रास्ता बता दिया, जिससे उनकी जान आफत में पड़ गई। हुआ यूं कि हैदराबाद से केरल आए कुछ लोगों ने घूमने के लिए गूगल मैप्स की मदद ली। कार में सवार 4 लोग गूगल मैप की मदद से केरल के अलपुझा की ओर बढ़ने लगे। लोगों का आरोप है कि गूगल मैप ने उनको गलत रास्ता दिखाया, जिसके चलते उनकी कार नदी में जा गिरी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त कार नदी में गिरी उस वक्त पुलिस की एक टीम वहां गश्त लगा रही थी। कार को नदी में गिरते देख पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में बैठे लोगों को बचा लिया। बताया गया कि जब ये हादसा हुआ तब उस इलाके में तेज बारिश हो रही थी। केरल पुलिस ने बारिश के दौरान गूगल मैप इस्तेमाल करते समय लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की, क्योंकि बारिश के मौसम में कई बार नेटवर्क और सैटेलाइट के सिग्नल सही से नहीं मिलते, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। पिछले साल अक्टूबर में भी बारिश के मौसम में गूगल मैप के सहारे चल रहे 2 डॉक्टर्स की गाड़ी नदी में गिर गई और उनकी मौत हो गई थी। पुणे के पॉश कार एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 28 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। दरअसल अग्रवाल फैमिली के ड्राइवर ने नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल और पिता विशाल अग्रवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। ड्राइवर ने आरोप लगाया था कि नाबालिग आरोपी के दादा ने उसे बंधक बना लिया था। उसे अग्रवाल फैमिली के बंगले में बंधक बनाकर रखा गया था। 19 से 20 मई तक उसे बंगले में बंधक बनाकर रखा गया था। यही नहीं, बंधक बनाए जाने के बाद उसे धमकी दी गई और दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया गया। बाद में उसकी पत्नी ने किसी तरह उसे आजाद कराया। वहीं पुणे पुलिस की माने तो दुर्घटना के बाद किशोर के दादा और पिता ने कथित तौर पर ड्राइवर का फोन भी ले लिया था। लिहाजा ड्राइवर की शिकायत पर यरवड़ा पुलिस ने नाबालिग आरोपी के दादा और पिता के खिलाफ एक अलग मुकदमा दर्ज किया। दोनों पर धारा 365 गुप्त और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से किसी व्यक्ति का अपहरण करना और धारा 368 गलत तरीके से बंधक बनाने के तहत मामला दर्ज किया गया। पर घर जाना चाहता था, परंतु आरोपी ने उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर पे ले गए। पुणे पुलिस के मुताबिक ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी कि 19 मई को दुर्घटना के समय नाबालिग आरोपी नहीं बल्कि उसके परिवार का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। लग्जरी कारों के शौकीन लोगों के लिए टाटा मोटर्स एक बड़ा ऐलान किया है। टाटा मोटर्स अब लग्जरी ब्रांड JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर की गाड़ियां भारत में बनाएगी। टाटा मोटर्स ने कहा है कि JLR के रेंज रोवर, जैगुआर और डिस्कवरी जैसे मॉडल अब भारत में भी बनाए जाएंगे। टाटा ने ऐलान किया है कि JLR की गाड़ियों को उसके पुणे स्थित प्लांट में बनाया जाएगा। अब तक JLR की लग्जरी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग इंग्लैंड में होती रही है और ये पहला मौका होगा जब JLR की गाड़ियां इंग्लैंड से बाहर किसी दूसरे देश में बनाई जाएंगी। भारत में बनने की वजह से JLR की गाड़ियों की कीमत में 18 से 22% तक की कमी आएगी। फिलहाल रेंज रोवर स्पोर्ट्स की भारत में कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसके घटकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी मॉडल की भारत में कीमत 3 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसके घटकर 2 करोड़ 60 लाख रुपए होने का अनुमान है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि बहुत जल्द JLR के लग्जरी मॉडल घटे हुए दाम पर मिलने लगेंगे। टाटा मोटर्स ने अमेरिकी कंपनी फोर्ड के लग्जरी ब्रांड JLR को 2008 में खरीदा था। आसमान से बरस रहे शोलों से इस समय देश के कई राज्य बेहाल हैं। राजस्थान के फलोदी में पारा 49 डिग्री पहुंच गया, जो इस साल देश में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान है। हालत ये है कि भीषण गर्मी से राजस्थान में ना दिन में और ना ही रात में चैन मिल रहा है। आग उगलते सूरज के प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग ने भी सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया। सिर्फ राजस्थान में बढ़ते तापमान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फलोदी में तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया। फलोदी के बाद बाड़मेर, जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री से ज्यादा रहा। जोधपुर में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री दर्ज हुआ। कोटा, गंगानगर, बीकानेर में तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। चूरू में 45 और जयपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। वहीं राजस्थान में रात का तापमान भी 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। फलौदी का अधिकतम तापमान 49 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर,
जोधपुर का तापमान भी सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। वहीं सीमा से लगे राजस्थान के बॉर्डर के इलाकों में भी पारा 48 डिग्री के पार दर्ज किया गया, जिससे वहां सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों की चुनौतियां और बढ़ गई। तपती गर्मी में गश्त लगाते जवानों की तस्वीरों को जिसने भी देखा, उन्होंने जवानों के बुलंद हौसले को सलाम किया। और इस समय उत्तर पश्चिम भारत और मध्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। इन राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं नौतपा की शुरुआत भी हो गई है, जिसमें 9 दिनों तक सूरज आसमान से धरती पर सीधे आग उगलेगा। शास्त्रों के मुताबिक जब ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नौतपा लग जाता है। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है। इस अवधि में सूरज धरती के और भी करीब आ जाता है और 9 दिनों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती हैं, जिससे धरती का तापमान और बढ़ जाता है। नौतपा के दौरान तूफान आंधी आने की आशंका भी काफी बढ़ जाती है। इस बीच भोपाल की सड़कों पर गर्मी से राहत देने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। उधर आगरा में ट्रैफिक लाइट सिग्नल एरिया में सड़क के ऊपर मोटी चादरें लगाकर 2 पहिया वाहन में सवार लोगों को धूप से बचाने की कोशिश की गई। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध रोकने को तैयार हो गए हैं। रॉयटर्स ने 4 रूसी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पुतिन बातचीत के जरिए यूक्रेन में युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। पुतिन चाहते हैं कि दोनों देशों की सीमा अब मौजूदा हिसाब से ही रहे, यानी कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो अब उसका ही हिस्सा रहे। एक शर्त ये भी है कि युद्ध विराम को लेकर होने वाले संवाद में पश्चिमी देश हस्तक्षेप न करे। यही नहीं, युद्ध विराम लागू होने के बाद यूक्रेन और पश्चिमी देश इस मामले पर कोई बात न करे। जानकारों की माने तो मौजूदा बॉर्डर लाइन को लेकर अगर सहमति बन जाती है तो रूस इसे अपनी जीत समझेगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की क्रीमिया तक को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। ऐसे में वो इन इलाकों को अपने हाथों से कैसे जाने देंगे जिन पर रूस ने पिछले 2 सालों में कब्जा किया। भारत के दुश्मनों को बॉर्डर पर अपनी साजिशों को अमली जामा पहनाने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि सरहद पर खड़े जवानों को एक ऐसा हथियार मिला है जो पलक झपकते ही दुश्मनों का सीना चीर सकता है। इस हथियार का नाम है AK-203, जो पुरानी इंसास राइफल की जगह ले रहे हैं। AK-203 को पाकिस्तान से लगती LOC से लेकर चीन के साथ मौजूदा LAC पर तैनात जवानों को दिया जा रहा है। ये राइफल रूसी तकनीक का मेड इन इंडिया नमूना है, जो वॉर में अचूक और तकनीक में बेमिसाल है। AK-203 राइफल दुनिया की सबसे आधुनिक और घातक राइफल है। AK-203 बेहद हल्की और छोटी राइफल है, जिससे सैनिकों के लिए इसे लेकर चलना आसान होता है। पूरी तरह से लोड किए जाने के बाद इसका कुल वजन सिर्फ 4 किलोग्राम है। इसमें 7.62 mm की गोलियों का इस्तेमाल होता है, जो 30 राउंड की मैगजीन में भरी होती हैं। ये राइफल 1 मिनट में 600 गोलियां दागने की क्षमता रखती है। इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। AK-203 राइफल की मारक क्षमता 400 मीटर तक है। ऐसा माना जाता है कि ये काफी एक्यूरेट और काफी बेहतर शस्त्र है, तो इससे जो मेन इन्फेंट्री यूनिट है भारतीय सेना की, उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफी इम्पोर्टेंट है। इस खतरनाक राइफल के निर्माण के लिए भारत और रूस के बीच अक्टूबर 2018 में सहमति बनी थी, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की नकली आवाज से लोगों को गुमराह करने के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने सख्त फैसला लिया है। कोर्ट ने राजनीतिक सलाहकार स्टीवन क्रेमर पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले प्राइमरी इलेक्शन से पहले क्रेमर ने इसी साल 23 जनवरी को कई लोगों को AI के जरिए रोबो कॉल भेजी थी। उस कॉल में बाइडेन की नकली आवाज में न्यू हैम्पशायर के वोटर्स को प्राइमरी इलेक्शन के दौरान घर पर रहने को कहा गया था। रोबो कॉल के जरिए वोटर्स को गुमराह करते हुए कहा गया था कि प्राइमरी इलेक्शन में वोट डालने वाले लोग नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस कॉल को डीप फेक कॉल बताया। इस मामले की जांच के बाद अमेरिकी कोर्ट ने स्टीवन क्रेमर के खिलाफ फैसला सुनाया और उन पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मध्य प्रदेश के सीधी से एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर सामने आई है। वहां आवाज बदलने वाले मोबाइल ऐप के जरिए महिला टीचर की आवाज में 7 छात्राओं को बुलाकर बहाने से उनका रेप किया गया।
जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी आवाज बदलने वाली मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, महिला टीचर बनकर आदिवासी छात्राओं को फंसाते थे, छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का झांसा दिया जाता था और उन्हें दस्तावेजों के साथ सुनसान जगह पर बुलाया जाता था, जहां उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता था। रेप के बाद आरोपी छात्राओं का मोबाइल फोन भी लूट लेते थे। पुलिस ने 4 पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर केस दर्ज किया और मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में 7 पीड़ित छात्राओं के साथ रेप की बात सामने आई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से छात्राओं के लूटे गए फोन भी बरामद किए। सोशल मीडिया पर मीम्स के लिए मशहूर काबोसू नाम के जापानी डॉग की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले तमाम मीम्स में आपने इस डॉग को जरूर देखा होगा। शिबा इनु ब्रीड के जापानी डॉग काबोसू ने 24 मई को 18 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। काबोसू के निधन की जानकारी उसकी मालकिन अत्सुको सातो ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए दी। अत्सुको ने 2008 में काबोसू को गोद लिया था। साल 2010 में अत्सुको ने काबोसू की कुछ तस्वीरें अपने ब्लॉग पर शेयर की थी। उनमें से एक तस्वीर काफी वायरल हो गई, जिसमें काबोसू सोफे पर लेटी थी और अपनी भौं को उठाकर कैमरे की ओर देख रही थी। मीम क्रिएटर्स ने इस तस्वीर का इस्तेमाल मीम बनाने के लिए किया, जिसके बाद काबोसू डॉगे मीम के नाम से मशहूर हो गई। इतना ही नहीं, साल 2013 में काबोसू की तस्वीर के साथ डॉज कॉइन का नाम भी, क्रिप्टो करेंसी को भी लॉन्च किया गया था इस नाम के साथ। पिछले साल टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने भी एक्स का लोगो बदल करके काबोसू की तस्वीर लगाई थी।